खबरों के कई एस्पेक्ट्स होते हैं, इन एस्पेक्ट्स के बीच में होती हैं बारीकियां। इन बारीकियों को लेकर आता हूं मैं अजय कुमार आपके लिए मिस्टर एनालाइजर में। मिस्टर एनालाइजर में आज इन मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम विश्लेषण करेंगे, धर्म परिवर्तन के बाद क्या जातीय आरक्षण जारी रहना चाहिए? हिंदू धर्म प्रथा में वर्ण व्यवस्था है, लेकिन बाकी धर्मों में वर्ण व्यवस्था का कोई स्थान नहीं। फिर किस आधार पर जातीय आरक्षण होना चाहिए, इसका विश्लेषण करेंगे। फिर हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र की, जहां पर UNHRC में CAA के मुद्दे पर भारत ने दुनिया को न सिर्फ खरी खोटी सुनाई है, बल्कि UNHRC के तमाम रिपोर्ट्स को भी धता बताया है। इसका विश्लेषण करेंगे। फिर बताएंगे आपको कि कई बार स्थानीय निकाय चुनाव राज्य या यहां तक कि देश के चुनाव पर अपना प्रभाव डालते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि स्थानीय निकाय के चुनाव अब देश के चुनाव के मुकाबले आ खड़े हुए हैं। इसका विश्लेषण आपके सामने करेंगे। और फिर बात करेंगे कैसे अंगदान, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा कौन आगे है? महिलाएं। ऐसा क्यों है कि महिलाएं हमारे देश में सबसे ज्यादा अंगदान करती हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं धर्म परिवर्तन की। धर्म परिवर्तन के साथ ही जातीय आरक्षण का प्रावधान खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसे बहुत समुदाय हैं जिसमें धर्म परिवर्तन के बाद, नए धर्म को अपनाने के बाद मांग यह की जा रही है, खास करके उन तबकों के द्वारा जो हिंदू धर्म में रहते हुए शेड्यूल्ड कास्ट के तबके के भीतर आते थे। उनका यह कहना है कि उन्हें धर्म परिवर्तन के बाद भी आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है। एक हलफनामा है जो कि दायर किया गया है, और इस हलफनामे में साफ तौर पर कहा गया है, जो कि सरकार के द्वारा दायर किया गया हलफनामा है, इसलिए हम आपके सामने इसकी कुछ बारीकियां सामने रख रहे हैं और इसके पीछे का मतलब भी बता रहे हैं। इस हलफनामे में लिखा गया है कि दलितों के ईसाई या मुसलमान बनने का मामला गंभीर है। धर्म परिवर्तन के बाद सुप्रीम कोर्ट आरक्षण माफ कीजिएगा, धर्म परिवर्तन के बाद शेड्यूल्ड कास्ट आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। जी हां, यह बहुत बड़ा मसला है। सरकार के पक्ष ने यह बातें को सामने रखा है। इस विवाद में दरअसल दलित आरक्षण की मांग कौन कर रहा है, यह आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। ये वो भारतीय नागरिक हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर या तो मुसलमान बनना मुनासिब समझा धर्मांतरण के बाद, या फिर ये ईसाई धर्म को अपनाते हुए धर्मांतरण के बाद वो हिंदू हैं जो अब मांग कर रहे हैं कि उन्हें शेड्यूल्ड कास्ट का आरक्षण मिलना चाहिए, या फिर बौद्ध धर्म को भी अपनाने वाले दलित हिंदू ये कहते हैं कि हमें शेड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब यहीं पर आकर बहुत बड़ा पेच फंस जाता है और विवाद शुरू होता है, क्योंकि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, धर्म निरपेक्ष देश है। यहां पर हर नागरिक को अपना धर्म चुनने की पूरी आजादी और स्वतंत्रता है। यह हमारे फंडामेंटल राइट का एक अहम हिस्सा है। अपने इस मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अगर कोई नागरिक हिंदू धर्म को त्याग कर किसी और धर्म को अपना लेता है, खास करके अगर हिंदू दलित धर्मांतरण के तहत या तो मुसलमान, ईसाई, सिख या बौद्ध बन जाते हैं, तो वो फिर अल्पसंख्यक धर्म के संप्रदाय से जुड़े माने जाते हैं। उनके ऊपर दलित होने का टैग खत्म हो जाता है। और यही बात केंद्र सरकार अपने हलफनामे में कह रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि ईसाई और मुसलमान दोनों ही धर्म भारत के मूल धर्म नहीं है। ये दोनों धर्म दुनिया के दूसरे कोनों से हिंदुस्तान तक पहुंचे। इन धर्मों में छुआछूत या जातीय आधार पर प्रताड़ना की कोई भी जानकारी नहीं है और ना ही इसका कोई प्रावधान है। इसलिए जो भी दलित जो हिंदू समाज का हिस्सा है, वो अपनी प्रताड़ना और छुआछूत के इस भेदभाव को त्यागते हुए या तो ईसाई धर्म अपनाते हैं या मुसलमान बनते हैं। धर्मांतरण के जरिए वो जातीय वर्ण व्यवस्था को पूरे तरीके से त्याग देते हैं, क्योंकि इनमें से किसी भी धर्म में, चाहे आप क्रिश्चियनिटी की बात करें, चाहे आप इस्लाम की बात करें, चाहे आप बौद्ध धर्म की बात करें, चाहे आप सिख की बात करें, इनमें से किसी भी धर्म में कोई प्रावधान नहीं है जाति का। यह जात रहित धर्म है। ना ही यहां पर छुआछूत जैसी कोई दमनकारी व्यवस्था है।
जो कि हिंदू पद्धति में आजादी के पहले तक बड़े पैमाने पर पाई जाती थी। ना ही जातीय आधार पर पिछड़ेपन की कोई गुंजाइश बन सकती है, क्योंकि जाति का प्रावधान ही नहीं है, ना तो ईसाई धर्म में, ना क्रिश्चियन, ना तो मुस्लिम धर्म में, और ना ही किसी तरीके से बौद्ध में। तो फिर इस पूरे मामले को आरक्षण से कैसे जोड़ा जा सकता है? साल 2021 में जब उस वक्त के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद में अपने उत्तर में यह तर्क रखे थे, तब उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा था कि संविधान का जो निर्देश है शेड्यूल कास्ट को लेकर, जो 1950 का है, वो स्पष्ट कहता है कि हिंदू धर्म के अलावा किसी भी दूसरे धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। इसके बाद 1956 में सिख समुदाय और 1990 में बौद्ध समुदाय को भी इसमें जोड़ दिया गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो धर्मांतरण के बाद कोई भी दलित किसी भी तरीके से जातीय आधार पर आरक्षण के लिए काबिल ही नहीं है। इससे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि धर्मांतरण का मतलब क्या होता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, जैसे ही हिंदू धर्म पद्धति को छोड़कर कोई भी दलित अपना धर्मांतरण करवाता है तो वो दलित नहीं रह जाता, क्योंकि दूसरे किसी और धर्म में कहीं भी जातीय वर्ण व्यवस्था की कोई जगह ही नहीं है। धर्मांतरण के बाद जो दलित है वो अल्पसंख्यक हो जाता है हिंदुस्तान। दलित कोटा शेड्यूल्ड कास्ट आरक्षण का हिस्सा है। शेड्यूल्ड कास्ट आरक्षण अगर खत्म हो जाता है तो ऐसे में जो दलित हैं, जिन्हें ये सुविधाएं मिलती हैं, चाहे शिक्षा में हो, नौकरी में हो, प्रमोशन में हो, या तमाम अन्य तरह के कोटा हो, या फिर वित्तीय सहायता हो, या फिर चुनाव लड़ने के लिए शेड्यूल्ड कास्ट की आरक्षित सीट का मामला हो, इन सब से वो वंचित हो जाते हैं। इन्हीं बदलावों की वजह से CPIL ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें दलित मुसलमान और दलित ईसाई को शेड्यूल्ड कास्ट के आरक्षण का लाभ देने की मांग की गई। यह अपने आप में मौलिक तौर पर यह एप्लीकेशन फॉल्टी है। जब कोई शेड्यूल्ड कास्ट है ही नहीं तो फिर उसे आरक्षण कैसे मिल सकता है? अब अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में, जैसा कि हमने आपको बताया, शेड्यूल्ड कास्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाने जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि जब हम सामाजिक व्यवस्था के तौर पर चीजों को देखते हैं तो एक समग्र से आप क्या निकालते हैं? समग्र से आप यह निकालते हैं कि जो जातीय प्रणाली का दंश झेल चुकी दलित प्रजाति है हमारे हिंदू समुदाय के बीच में, इस दलित प्रजाति को आरक्षण इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो सदियों की अपनी इस मानसिकता से आगे निकलकर विकास की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ें और सवर्णों के मुकाबले सामान्य नागरिक के आधार पर आगे बढ़ें। लेकिन जब आप एक ऐसे धर्म से जुड़ जाते हैं जहां पर जातीय आधार नाम की कोई चीज नहीं है, जहां हर कोई समान है, वहां पर आरक्षण की स्थिति क्यों उत्पन्न हो? और धर्मांतरण की सबसे बड़ी वजह क्या है आज हिंदुस्तान में? अगर आप देखें तो बीते 100 साल का आंकड़ा यह बताता है कि धर्मांतरण भारत में आम तौर पर दलित समुदाय में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि तमाम प्रताड़नाओं को झेलने के बाद दलित समुदाय को ऐसा लगता है कि उन्हें दूसरे धर्म में जाने के साथ बाकी लोगों के साथ समानता का व्यवहार मिलेगा। तो जब आप समानता के व्यवहार के साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं तो फिर यहां पर आरक्षण की मांग क्यों होनी चाहिए? क्या ये रिजर्वेशन पॉलिटिक्स नहीं है? यह बहुत बड़ा खतरा है साहब। अब केंद्र सरकार के इस हलफनामे के बाद जाहिर सी बात है हमारे देश में तो हर मौके पर सियासत होती है। MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि मोदी सरकार पिछड़े मुसलमानों को केवल विदेशी मानती है और आरक्षण के नाम पर उनका इस्तेमाल कर रही है। अब जरा कोई हमें यह समझा दे कि मुसलमान में जातीय आधार है नहीं तो वहां पिछड़ा मुसलमान कहां से आया साहब? यह पसमंदा मुसलमान की बात नीतीश कुमार करते हैं, उनसे क्यों नहीं बात की जाती है? केंद्र के इस हलफनामे में कहीं कोई त्रुटि है क्या? लेकिन असदुद्दीन साहब को राजनीति करनी है, इसलिए वो मुसलमानों में भी जातीय आधार के बेसिस पर शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन की मांग करके भारतीय जनता पार्टी पर चढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, इस पे तो यही कहूंगा कि हाय नरेंद्र मोदी जी, आपकी मोहब्बत
उन बैकवर्ड मुसलमानों से। क्या कहा था उन्होंने हैदराबाद में? बीजेपी की एग्जीक्यूटिव कमेटी हुई थी यहाँ पर, मुसलमानों में जो पिछड़ा मुसलमान है, क्या मोहब्बत है मोदी जी पिछड़ा मुसलमान से आपकी। आपकी असली मोहब्बत तो एफिडेविट में निकल कर आ गई। आपने पिछड़ा मुसलमान को कह दिया कि वो, क्या कहा आपने मैडम? वो नहीं, पसमानदा नहीं, पसमानदा मुसलमान के बाद फॉरेन ओरिजिन के मोदी जी पसमानदा मुसलमान। क्या मोहब्बत है मोदी जी आपकी पसमानदा मुसलमान से। हाय हाय, पसमानदा मुसलमान देख रहे होंगे उसको कि पेशे से वकील असदुद्दीन ओवैसी जानते हैं कि मामले को कैसे भटकाया जा सकता है। हलफनामे में यह कहा गया है कि चूंकि भारत में हिंदू धर्म सबसे ज्यादा है, प्रचल है और स्थानीय धर्म है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दूसरे देशों से आए धर्म के तौर पर हैं, जिनकी उत्पत्ति हिंदुस्तान में नहीं हुई है। इस बात को विदेशी के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने कोट कर दिया और बता दिया कि मुसलमानों को विदेशी बताया जा रहा है। इसको कहते हैं लोगों को तोड़ने की राजनीति। अब आइए जरा, पसमानदा मुसलमानों की इतनी पैरोकारी कर रहे हैं ओवैसी साहब, तो पसमानदा मुसलमान है क्या? सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, अपने दिमाग में पूरी तरीके से स्पष्ट कर लीजिए, मुसलमानों में कोई जातीय व्यवस्था नहीं है। हर व्यक्ति जो इस्लाम कबूल करता है वो सिर्फ एक मुसलमान है। अब इसमें बात आती है पसमानदा मुसलमान की। दरअसल पसमानदा मुसलमान किसे कहते हैं? जैसे ही आप भारत में किसी भी धर्म के आधार पर बात करें, चाहे आप इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म या फिर किसी और धर्म की बात करें, मानसिकता जब जातीय आधार पर होती है तो यकीनन आपको इन धर्मों में जहां पर कोई जातीय आधार नहीं है वहां पर भी जातीय व्यवस्था आपको दिखाई देती है। मसलन मुसलमानों में पठान सबसे अपने आप को ऊंचे वर्ग में मानते हैं। क्या आप जानते हैं एक पठान के घर के लड़का या लड़की की शादी एक जुलाहे के घर के लड़का या लड़की से नहीं हो सकती। यह इसलिए नहीं होती क्योंकि जातीय आधार कहीं ना कहीं भारत के मुसलमानों के दिमाग में घुसा हुआ है और इसीलिए एक पठान के घर के बच्चे की शादी कभी किसी कुरैशी या किसी अंसारी के लड़के से या लड़की से नहीं हो सकती। पसमानदा मुसलमान की बात इसलिए निकल कर आई कि इसी आधार पर मुसलमानों का एक जो सबसे बड़ा वर्ग है, जो कारीगर वर्ग है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसको पसमानदा मुसलमान कहा जाता है। और इसी पसमानदा मुसलमान को भड़काने की कोशिश अब असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। चलिए आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। भारत के खिलाफ पश्चिमी देश, खास करके अमेरिका, कई मौकों पर प्रोपेगेंडा अलग अलग तरीके से करते रहते हैं और भारत की छवि को धूमिल करने का लगातार कोई ना कोई उदाहरण सामने आता भी रहता है। सबसे ताजा उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं UNHRC यानी कि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग के द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दे, जिसमें भारत के ऊपर तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भारत ने ऐसी खरी खोटी सुनाई साथ कि UNHRC की इस बैठक में लोगों की बोलती बंद हो गई। इस बैठक में जो मुद्दे उठाए गए पहले ही आपके सामने रखते हैं। इस बैठक में यह मुद्दा उठाया गया कि भारत में CAA के आधार पर अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ ज्यादती की जा रही है। CAA क्या है साहब? CAA वो कानून है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अन्य किसी साउथ एशियन देश में जहां पर हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, बौद्ध प्रताड़ित हो रहे हैं, जहां पर सिख प्रताड़ित हो रहे हैं, उन्हें भारत में नागरिकता देने का कानून है। अब यहां पे अल्पसंख्यक मुसलमान कहां से आ गए? अब इसके बारे में भी आपको बता दें। CAA कानून के तहत यह कहा गया है कि अगर कोई मुसलमान अपने आप को प्रताड़ित बताकर भारत में नागरिकता चाहे तो वो पाकिस्तान में प्रताड़ित कैसे हो सकता है? इस्लामिक देश है। अफगानिस्तान में प्रताड़ित कैसे हो सकता है? इस्लामिक देश है। बांग्लादेश में प्रताड़ित कैसे हो सकता है? इस्लामिक देश है। तो जाहिर सी बात है, जो देश इस्लामिक है वहां मुसलमान प्रताड़ित हो सकता है क्या? और अगर नहीं हो सकता तो फिर उसे हिंदुस्तान में नागरिकता लेने की आवश्यकता क्यों है? इस मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश की। इसके साथ साथ एक और मुद्दा उठाया गया। यह मुद्दा है PFI
पर बैन का। जरा सोचिए, एक आतंकी संगठन जो हिंदुस्तान में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, उस पर भारत सरकार अगर बैन लगाती है तो संयुक्त राष्ट्र की ह्यूमन राइट्स कमेटी में इस पर सवाल उठाए जाते हैं। यह भारत की संप्रभुता पर सवाल है कि नहीं, आप खुद ही देखा लीजिए। और सबसे ज्यादा सवाल किसने पूछे साहब? अमेरिका ने। अमेरिका और बेल्जियम ने इन मुद्दों को उठाया। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन सवालों का सीधा जवाब दिया, तीखा जवाब दिया। तुषार मेहता ने कहा कि सीएए के जरिए नागरिकता जीत जा रही है। सीएए नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, इसलिए मुसलमानों के खिलाफ कैसे हो सकता है। इसके साथ साथ तुषार मेहता ने भी कहा कि जिन 6000 गैर सरकारी संगठनों के लाइसेंस रद्द किए गए, इन सभी एनजीओज पर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर चोट पहुंचाने के लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, इसलिए इन संगठनों के लाइसेंस को रद्द किया गया। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कड़े शब्दों में दुनिया को यह समझाने की कोशिश आखिरकार क्यों की, क्योंकि यह समझाना बहुत आवश्यक है। तभी आप यह समझ पाएंगे कि भारत के खिलाफ यूएनएचआरसी को पश्चिमी देश किस तरह से एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर में मानवाधिकार के हनन का मामला सामने आता है और यह यूएनएचआरसी की इस रिपोर्ट में सामने आता है। यूक्रेन रूस युद्ध पर भी यूएनएचआरसी में प्रस्ताव लाया गया। कश्मीर में मुसलमानों के हालात पर पाकिस्तान ने यूएनएचआरसी में प्रस्ताव कई बार लाने की कोशिश की है। श्रीलंका में विद्रोह के बाद भी यूएनएचआरसी में प्रस्ताव लाया गया। यानी कि दुनिया में जहां पर भी मानवाधिकार उल्लंघन होता है, उनके मानवाधिकार का हनन होता है, इन मुद्दों को यूएनएचआरसी में उठाने का काम होता है। अलग अलग देशों पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही जाती है, लेकिन इसके बावजूद प्रतिबंध जो है वो आमतौर पर तभी लगता है जब पश्चिमी देश गोलबंद होकर किसी देश को निशाना बनाना चाहते हैं। भारत पर इस तरह की कोशिशें कई मौकों पर की गई, खास करके अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एनजीओ पर अगर भारत सरकार कभी भी नकल कसने की कोशिश करती है तो यूएनएचआरसी में तमाशा मचाया जाता है और कहा जाता है कि कैसे भारत मानवाधिकार का हनन कर रहा है। बीते 8 सालों में यूएनएचआरसी की ऐसी रिपोर्ट की तादाद इतनी ज्यादा है कि क्या बताया जाए। हर मौके पर यह कोशिश की जाती है कि भारत में मानवाधिकार के हनन का मामला सामने रखकर भारत का ट्रैक रिकॉर्ड खराब किया जाए। यूएनएचआरसी की रिपोर्ट कई मामले में बहुत पक्षपातपूर्ण भी मानी गई है। भारत के मुद्दों पर तो एक तरफा फैसला पारित कर दिया जाता है, कश्मीर के मुद्दे को बार बार उछाला जाता है, भारत को कटघरे में खड़ा किया जाता है। सीए के मसले पर मुसलमानों के पक्ष को सामने रखते हुए सीए के मामले पर भारत सरकार को घेरा जाता है और इस तरह की रिपोर्ट लगातार बीते 8-10 सालों में बढ़ती चली आ रही है। यूएनएचआरसी में आने वाली फाइनल रिपोर्ट अक्सर ऐसी होती है जो धार्मिकता या धार्मिकता के आधार पर मानवाधिकार हनन के मुद्दे होते हैं। अल्पसंख्यक लोगों के मुद्दे पर, हिंदू सोच के मुद्दे पर भारत को घेरने वाली नीति का इसमें अनुसरण होता है। हर मुद्दे पर भारत की छवि को खराब करने की पुरजोर कोशिश की जाती है। ऐसे में हम आपके सामने यह बात स्पष्ट तौर से रखना चाहते हैं कि चाहे सीए का मसला हो, जिसको अभी मैंने पूरी तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन किया, या फिर कश्मीर का मसला हो, इन तमाम मुद्दों पर भारत के घेरने की कोशिश की जाती है। लेकिन जैसे ही हम बात करें मानवाधिकार हनन की, तो यही यूएनएचआरसी है जो कि चीन को उइगुर मुसलमानों के मानवाधिकार हनन पर नहीं घेरता। यही एनएचआरसी है जो कि उइगुर मुसलमानों के ऊपर तमाम चीनी यातनाओं के बारे में कोई भी चर्चा नहीं करता। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान जो कि 20% आबादी है हिंदुस्तान के, उनके मानवाधिकार के हनन की बात बार बार इस मोर्चे पर उठाई जाती है और यह प्रदर्शित करता है कि कैसे यूएनएचआरसी दरअसल एक ऐसी सोच के साथ रिपोर्ट सामने रखती है जिसके आधार पर भारत सरकार को घेरने का पूरा मसला बनाया जा सकता है। तो यूएनएचआरसी के इस पूरे मसले को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया और अब आगे बढ़ते हैं और तीसरी खबर अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हम और आप लगातार आजकल अपनी पूरी जिंदगी मोबाइल फोन के आसपास या इर्द गिर्द घूमती हुई पाते हैं। करें भी क्या, संपर्क का सबसे अच्छा साधन मोबाइल फोन ही तो है। लेकिन अब मोबाइल फोन मल्टीमीडिया लेग के साथ लैस होने के साथ हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा भी बन चुका है।
यानी कि अब स्मार्टफोन आपकी जिंदगी की जरूरत बन चुका है। अब आप सोचिए, आप अपने फोन से क्या क्या करते हैं। आप टेलीफोन पर बातचीत करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन शॉर्ट्स, तमाम तरह की न्यूज़ का पढ़ना, लोगों से चैट करना, फेस टाइम करना, वीडियो कॉल्स करना, यहां तक कि तमाम तरह के ऐप्स भी आपके मोबाइल फोन पर आ गए हैं। खाना मंगाना है, मोबाइल से मंगाइए। टिकट बुक करना है, मोबाइल से कीजिए। कहीं जाना है, उसकी जानकारी चाहिए, मोबाइल से कीजिए। होटल बुक करना है, मोबाइल से कीजिए। यह मोबाइल ना हुआ भला 100 बीमारियों का एक इलाज बन गया है और हम सबकी जिंदगी बहुत आसान भी हो गई। लेकिन जो रिपोर्ट ताजा आ रही है वो ये बताती है कि औसतन एक मोबाइल यूजर ये मानता है कि एक मोबाइल फोन 3 साल से ज्यादा चल नहीं पाता। क्या यह बात सही है? इस मिथ्या को, इस मिथ को आज हम आपके सामने तोड़ना चाहते हैं। मोबाइल फोन का निर्माण जिस तरीके से किया जाता है, उसके आधार पर उसकी उपयोगिता 50,000 घंटे की टेलीफोन कॉल के लिए आमतौर पर माना जाता है। 50,000 घंटे आप जोड़ते जोड़ते थक जाएंगे। इतने घंटे आप कम से कम 2-3 साल में तो बात नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मोबाइल फोन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? उसकी बैटरी। उसका बैटरी का निर्माण इस तरीके से होता है कि कम से कम 2 या 3 साल उसकी बैटरी अच्छे तरीके से चले और आपको फुल बैटरी बैकअप मिले। मोबाइल फोन की बैटरी की उपयोगिता और उसके चार्ज का पूरा तरीका आपको आपके मोबाइल फोन की सेटिंग में मिल जाता है कि एक बार फुल चार्ज होने पर उसकी क्षमता कितनी है। जब मोबाइल फोन की बैटरी की क्षमता 80% से कम होती हुई दिखाई दे तो यह वक्त आ जाता है जब आप अपने मोबाइल फोन की बैटरी को बदल दें। अगर यह 70% से और नीचे पहुंच जाता है तो तुरंत बदल दें। 60% से कम हो गया तो इसका मतलब कि आपका मोबाइल फोन का बैटरी बेकार हो चुका है, उसे बदल दीजिए। लेकिन हम में से हर कोई यह मानता है कि जब तक ऐसा होता है, जो कि 2 या 3 साल है, तो हमारे दिमाग में ये एडवर्टाइजमेंट के जरिए भर दिया गया है कि आपका मोबाइल फोन 2-3 साल में स्लो हो जाता है, उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता, तरह तरह के नए सॉफ्टवेयर जो आते हैं जो कि काफी हैवी होते हैं वो चल नहीं पाते, इसलिए आपका मोबाइल फोन आउटडेटेड हो जाता है। बदल दीजिए। अब एक मोबाइल फोन जब आप खरीदते हैं तो उसकी कीमत 5,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक होती है। इसे कहते हैं कंज्यूमरिज्म। लेकिन इसका जो खराब पहलू है, पहले वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक मोबाइल फोन में 78 पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि ऊर्जा का काफी इस्तेमाल करते हैं। 78 पार्ट्स। इन 78 पार्ट्स को चलाने के लिए मोबाइल फोन की बैटरी का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। मोबाइल फोन की बैटरी लिथियम आयन की होती है। लिथियम आयन एक केमिकल पॉइजनस एलिमेंट है जो कि अगर हम उसको ऐसे ही पर्यावरण में छोड़ दें तो बहुत हानिकारक होता है। लिथियम आयन बैटरीज को बनाने में बिजली का खर्च भी जबरदस्त होता है। इसलिए जब आप अपने मोबाइल फोन की बैटरी को बेकार समझकर निकालकर फेंकते हैं तो आप ई कचरा जनरेट करते हैं, जो कि न सिर्फ पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह है बल्कि इसकी वजह से बिजली की खपत दुनिया भर में बढ़ती है। तो बिजली की खपत अगर बढ़ेगी तो उसके लिए या तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, कोयला से चलने वाले बिजली के संयंत्र को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर कार्बन उत्सर्जन का जो हमने नियमांकन तय किया है वो करना पड़ेगा। तो अब इसका रास्ता क्या है? तो रास्ता अब मैं आपको बताता हूं। जनाब, इस बात को अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए कि आपका मोबाइल फोन 2 या 3 साल में आउटडेटेड हो जाता है। ये एक माइंडसेट है, ये एक एडवर्टीजमेंट गिमिक है। आपका फोन आउटडेटेड नहीं होता। उसका हार्डवेयर जो है कम से कम 6 आ रही है वेयर से आप अपने फोन को कम से कम 6 साल तक बड़े अच्छे तरीके से चला सकते हैं। इसमें सिर्फ जरूरत क्या होती है? जरूरत होती है उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की। कई एंड्रॉयड सिस्टम्स अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट ना करें तो चलते नहीं है। खास करके मोबाइल एप्लीकेशंस वो चलना बंद कर देते हैं। ये आपको एक तरह से बाध्य करता है कि आप एक नया मोबाइल खरीदें। लेकिन अगर हम अपने मोबाइल को अपग्रेड ना करते दिखाई दें, हम बार बार नए सॉफ्टवेयर को ना अपनाएं, तो आपका मोबाइल फोन कम से कम 6 या 8 साल चल सकता है। आपको करना सिर्फ एक काम है, वो है उसकी बैटरी को बदल देना। जैसा मान लीजिए मैं खुद अपना तजुर्बा आपके सामने रखता हूं।
मैं जो फोन इस्तेमाल करता हूं वो कम से कम 4 या 4.5 साल चलता है, और उसके बाद उसका बैटरी चेंज कर दीजिए तो कम से कम साल भर और चल जाता है। और ऐसे में सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद भी ये बड़े आसानी से चलता है। अपना एग्जाम्पल मैं खुद आपके सामने देता हूं। मेरे पास iPhone 7 Plus भी है और मेरे पास iPhone 13 भी है। इन दोनों फोन्स में कोई खास फर्क नहीं है साहब। दोनों आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम 16 पर चल रहे हैं। दोनों में हर तरह के एप्लीकेशन चलते हैं और उसकी एफिशिएंसी और उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं है। आईफोन 7 को रिलीज हुए 6 साल हो चुके हैं और 6 साल से ये फोन मेरे पास है। अभी तक मैंने इसमें एक बार बैटरी बदली और आईफोन 13 में भी वही सुविधाएं मिलती हैं। तो फर्क क्या हुआ? आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, आप अपने मानसिक दबाव से भी अपने आप को बरी कर सकते हैं कि मुझे फोन चेंज करना बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ आप ई कचरा के इस पूरे अभियान में दुनिया की मदद कर सकते हैं। कृपा करके अपना मोबाइल फोन जल्द से जल्द मत बदलिए। जितना ज्यादा हो सके उतना इस्तेमाल कीजिए। जरूरत पड़े तो उसकी सर्विसिंग करा लीजिए, जरूरत पड़े तो उसकी बैटरी चेंज कर लीजिए, लेकिन मोबाइल फोन तभी चेंज कीजिए जब आपको लगता है कि बहुत आवश्यक है। यह खबर वैसे तो बड़ी मार्मिक है और बहुत तारीफ के काबिल भी, लेकिन इस खबर के पीछे छुपे पहलू को भी आपके सामने रखना चाहते हैं। आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की हालत आजकल ठीक नहीं है। दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में उनका इलाज चल रहा था और उसके बाद उन्हें सिंगापुर ले जाया गया। हालांकि आजकल वो जेल से बाहर हैं, बेल पर हैं स्वास्थ्य की वजहों से। सिंगापुर में जब उनका इलाज किया गया तो वहां पता चला, जो कि दिल्ली में भी पता चल चुका था, कि उनकी किडनी ठीक नहीं है और ऐसे में डायलिसिस की आवश्यकता काफ़ी पड़ सकती है, जिसकी उनको लगातार जरूरत पड़ भी रही है। लेकिन डायलिसिस के चक्कर से बचने के लिए किडनी ट्रांसप्लांट सबसे ज़रूरतमंद और दुरुस्त तरीका है। ऐसे में एक बहुत ही मार्मिक बात निकल कर आती है कि लालू प्रसाद यादव की एक बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं। उनका ब्लड ग्रुप मैच किया अपने पिताजी के साथ और उन्होंने ये ठान लिया है कि वो अपनी एक किडनी अपने पिता को देंगे ताकि लालू प्रसाद यादव अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को गुजार सकें। यह तस्वीर अभी आप देख रहे हैं लालू प्रसाद यादव की और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य की। रोहिणी आचार्य अपना एक किडनी अपने पिताजी को दान देना चाहती हैं ताकि लालू प्रसाद यादव सक्रिय राजनीति के साथ साथ स्वस्थ तरीके से अपना जीवन यापन भी कर सकें। वैसे देखा जाए तो ये इसलिए भी मार्मिक है कि आमतौर पर हमने माता पिता को बच्चों के लिए सब कुछ करते देखा है, लेकिन हमारे देश में सिर्फ श्रवण कुमार नहीं, कई ऐसी बेटियां भी हैं जो श्रवण कुमार से कहीं आगे बढ़कर काम करती हैं और ये खबर ऐसी तमाम बेटियों को समर्पित है। उन्होंने लिखा है, मेरा तो मानना है कि ये तो बस एक छोटा सा मांस का टुकड़ा है जो मैं अपने पापा के लिए देना चाहती हूँ। पापा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप सब दुआ कीजिए कि पापा बेहतर तरीके से ठीक हो सकें और पापा फिर आप सब लोगों की आवाज़ को बुलंद कर सकें। शुभकामनाओं के लिए पुनः एक बार फिर आभार। रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट है। एक बच्ची अपने पिताजी के लिए एक बड़ा बलिदान करे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एक और ट्वीट रोहिणी आचार्य का जो अभी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। इसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव की एक बहुत पुरानी तस्वीर सामने रखी है। एक अलग ही अंदाज में लालू प्रसाद यादव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और रोहिणी आचार्य की बचपन की तस्वीर है, उनकी गोद में बैठी हैं और उन्होंने लिखा, माता पिता मेरे लिए भगवान है, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप सबों की शुभकामनाओं ने मुझे और मजबूत बनाया है। मैं आप सबके प्रति दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आप सबका विशेष प्यार और सम्मान मिल रहा है। मैं भावुक हो गई। जरा सोचिए, एक बेटी कितनी जबरदस्त मिसाल कायम कर रही है आज, और ये मिसाल हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया में देखने को मिलती है, लेकिन खास करके हिंदुस्तान में इसकी एक अलग जगह है। एक और ट्वीट हम आपका दिखाना चाहते हैं। यह रोहिणी आचार्य का ट्वीट है। जिस पिता ने इस दुनिया में मुझे आवाज दी, जो मेरे सब कुछ हैं, उनके लिए अगर मैं अपने जीवन का छोटा सा भी योगदान दे पाती हूं तो मेरा परम सौभाग्य होगा। ये भावनाएं
अपने आप में प्रस्तुत करती हैं एक परिवार के बॉन्ड को भी, लेकिन उसके साथ साथ ये एक और बड़ी तस्वीर हम सबों के सामने प्रस्तुत करती है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य, जो कि उनकी दूसरी बेटी हैं, उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है और इसकी तारीफ भी करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये सिर्फ एक बाप बेटी के रिश्ते की बात नहीं है, ये सिर्फ एक बाप बेटी के रिश्ते की दुहाई नहीं है, ये भी बताता है कि हमारे देश में महिलाएं कितना आगे बढ़कर अपने परिवार के लिए कर गुजरने का मादा रखती हैं। अब हम आपके सामने ये भी बता रहे हैं कि आखिरकार किडनी फेलियर क्यों होता है। किडनी फेलियर आमतौर पर तब होता है जब कोई व्यक्ति डायबिटीज का शिकार हो, मधुमेह, ब्लड प्रेशर की दवाएं बहुत खाने की वजह से किडनी पर जोर पड़ता है, या फिर डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति, यानी कि शरीर में पानी का कम होना, ज्यादा मात्रा में शराब का कंजम्पशन, या ड्रग्स, या कुछ एलर्जी, या कई मामले पर हार्ट डिजीज की वजह से भी किडनी के खराब होने के बाद निकल कर आती है। एक वक्त हुआ करता था जब किडनी खराब होती थी तो लोग मानते थे कि अब जीवन का अंत तो हो गया है, किडनी फेल यानी कि जीवन फेल। उसके बाद धीरे धीरे डायलिसिस के आधार पर चीजें दुरुस्त होती हुई दिखाई दी। तो ऐसे में डायलिसिस के जरिए लोग स्वस्थ रहने लगे। लालू प्रसाद यादव का भी आजकल डायलिसिस चल रहा है, इससे किडनी स्वस्थ रहती है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। इसीलिए जरूरी होता है कि आप अंगदान के जरिए किडनी को दान के तौर पर लें और किडनी रिप्लेसमेंट पर आगे बढ़ें। अब एक महत्वपूर्ण मामला यहां पर हम आपके सामने रख रहे हैं। हमने अभी आपको दिखाया कैसे एक बेटी ने अपने पिता के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। क्या आप जानते हैं कि पुरुषों के मुकाबले हमारे देश में महिलाएं सबसे ज्यादा किडनी डोनेट करती हैं? गौर करने वाली बात है साहब, पुरुषों के मुकाबले महिलाएं भारत में सबसे ज्यादा किडनी डोनेट करती हैं। महिलाएं किडनी अपने पति, अपने पिता, अपने बच्चों के लिए डोनेट करती हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश की महिलाएं अपने परिवार के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार रहती हैं, लेकिन यह बताता है कि आप अपने शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग निकालकर अपने परिवार के लिए जब सामने रखते हैं तो हर तरह के श्रवण कुमार से आप कहीं ऊपर उठ जाते हैं। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इस तरह की कुर्बानी की बात या इस तरह की बड़ी बातें आमतौर पर पुरुषों के जरिए देखने को नहीं मिलती। इस पर गौर कीजिएगा, विचार कीजिएगा कि आखिरकार हम अपनी बच्चियों से क्या क्या उम्मीद करते हैं। और अब आखिर में चलते चलते जरा रूस और यूक्रेन की चर्चा कर लें। 8 महीने हो गए साहब, यूक्रेन और रूस का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों ताल ठोक कर एक दूसरे के सामने खड़े। युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा और इस बीच बीते 1 साल में दुनिया में हथियारों की दौड़ की एक नई आयाम शुरू हो गई है। चाहे आप युद्धपोत की बात करें, अलग अलग देश अब युद्धपोत बनाने की बात कर रहे हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी में बढ़त की बात करें, उनके बदलाव की बात करें, फाइटर प्लेन्स के आधुनिक 5 जनरेशन के होने की बात करें, या फिर स्पेस वॉर की बात करें, इस पूरी दौड़ में लगातार प्रगति हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रगति 2 क्षेत्र में हो रही है और वो है मिसाइल सिस्टम्स और एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स। मिसाइल सिस्टम में जो सबसे बड़ी तरक्की हो रही है वो है हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में। हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके आधार पर मिनटों में आप हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं, क्योंकि आप ध्वनि से 10 गुना ज्यादा तेजी से उस मिसाइल को फेंकते हैं। अब ऐसे में रूस ने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी पर अपना कब्जा जमाया। रूस के जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने पूरी दुनिया में धमाल मचाया। अमेरिका ने भी सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की कई टेस्टिंग की है। लेकिन आज हम मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ईरान ने यह घोषित किया है कि उसके पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर आमिर अली हमीदोज ने यह कहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जो कि सबसे आधुनिकतम मिसाइल सिस्टम है, वो ईरान के पास है। अब यहीं से कान खड़े होते हैं तमाम अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के। ईरान के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। ईरान के पास परमाणु हथियार का अभी तक कोई जखीरा बरामद नहीं हुआ है। ईरान के पास तो खुद अपनी डिफेंस के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं है। ऐसे में उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की
यह तकनीक कहां से आई? अब इससे ठीक पहले जरा इस परिदृश्य को समझिए। आज से हफ्ते भर पहले, 2-3 दिन पहले हमने आपको यह खबर भी दिखाई थी कि चीन ने यह डिक्लेयर किया था कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। और जो हाइपरसोनिक मिसाइल चीन ने डिक्लेयर किए थे वो जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के तर्ज पर ही थे, ठीक वैसे ही। 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले ये मिसाइल 2,000 किलोमीटर की दूरी महज 8 मिनट में तय कर लेते हैं। 1 सेकंड में ये 3.1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स 1500 किलोग्राम के टारगेट वेपन्स को लेकर जा सकते हैं और 300 से 400 किलोग्राम के न्यूक्लियर बम ले जा सकते हैं और परमाणु हमला करने में पूरे तरीके से सक्षम है। चीन का यह डिक्लेरेशन रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल के डिक्लेरेशन के तुरंत बाद आया और उसके ठीक बाद ईरान ने यही डिक्लेरेशन किया। यानी कि कुल मिलाकर आप देखें तो हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर 3 ऐसे देश सामने आ चुके हैं जो प्रमुखता से अपनी बात सामने रख रहे हैं। सबसे पहले रूस, उसके बाद चीन और अब ईरान। और माना जा रहा है कि बीते कुछ वक्त से नॉर्थ कोरिया भी लगातार इस दिशा में अपने टेस्टिंग कर रहा है। यानी कि एक नया एक्सेस तैयार हो रहा है पूरी दुनिया में, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है। और यह खतरा है हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया का एक पूरा एक्सेस। यह एक्सेस अमेरिका और उसके सहायक देशों के खिलाफ खड़ा है और अमेरिका पर काफी भारी पड़ सकता है। तैयार हो जाइए एक और मिसाइल रेस के लिए। इससे पहले कि हम मिस्टर एनालाइजर को खत्म करें, उसकी आज के बुलेटिन को खत्म करें, आज का जो हमने सवाल आपके सामने रखा था, हमने सवाल यह पूछा था कि क्या धर्मांतरण के बाद भी जातीय आरक्षण का फायदा मिलता रहना चाहिए। 65% हमारे दर्शक मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। 35% हमारे दर्शक ये मानते हैं कि आरक्षण मिलते रहना चाहिए। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने अपनी राय व्यक्त की, इसका बहुत धन्यवाद और आभार। मिस्टर एनालाइजर में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए भारत 24। बहुत धन्यवाद।